हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफ़े में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 1 हिंदी 50 मार्क्स रेखा गेस पेपर का प्रैक्टिस करवाएंगे। इसमें जितना क्वेश्चन है 2 से 3 वीडियो में सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। ये वीडियो पार्ट 1 के BA, BSc, BCom के सभी छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। धरती पर बड़ी दीन है नारी कथन है, तो ये किसका कथन है? तो कुंती का कथन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुंती का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में का भाव अर्थ है, तो इसका भाव अर्थ होगा प्रतिभावान कहीं उत्पन्न हो सकते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रतिभावान कहीं उत्पन्न हो सकते हैं। कर्ण से कवच कुंडल किसने मांग लिया? तो कर्ण से कवच कुंडल इंद्र ने मांग लिया। ऑप्शन ए हो जाएगा, इंद्र ने। परशुराम ने कर्ण को शाप क्यों दिया? जाति छिपाने के लिए, या ऑप्शन में झूठ बोलने के लिए भी हो सकता है, क्योंकि जाति छुपाया तो इसका मतलब झूठ बोला। तो परशुराम ने कर्ण को शाप क्यों दिया? तो जाति छिपाने के लिए। टिप्पण की विशेषता है, तो टिप्पण की विशेषता संक्षिप्तता, सरलता, शिष्ट भाषा, ये सभी है। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनकर जी कैसे कवि के रूप में ख्यात है? तो दिनकर जी राष्ट्र कवि के रूप में फेमस है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्र कवि। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में बिहार के बेगूसराय जिला के सिमरिया गांव में हुआ था। और अगर आपसे मृत्यु पूछे तो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। रामधारी सिंह दिनकर जी जो है ये राष्ट्र कवि के रूप में फेमस है। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? 1908 ईस्वी में सिमरिया गाँव में। दिनकर जी का निधन कब हो गया? 1974 ईस्वी में, 24 अप्रैल 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? गांव की पाठशाला में। क्वेश्चन नंबर 10, दिनकर जी की उच्च विद्यालय शिक्षा कहाँ हुई? मोकामा में हुई। दिनकर जी की महाविद्यालय शिक्षा कहाँ हुई? तो दिनकर जी की महाविद्यालय शिक्षा पटना में हुई। ऑप्शन ए राइट आंसर, पटना में। दिनकर जी ने BA ऑनर्स किस विषय से किया? इतिहास से। रामधारी सिंह दिनकर इतिहास से अपना BA ऑनर्स किए। दिनकर जी BA करने के पश्चात प्रधानाध्यापक के रूप में कहाँ नियुक्त हुए? बरबीघा हाई स्कूल में। दिनकर जी सब रजिस्ट्रार के रूप में कब नियुक्त हुए? 1934 ईस्वी में। दिनकर जी सब रजिस्ट्रार के रूप में कब तक कार्यरत रहे? 1943 ईस्वी तक। 1934 ईस्वी में नियुक्त हुए और 1943 ईस्वी तक कार्यरत रहे। दिनकर जी हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में कहाँ नियुक्त हुए? तो हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में लंगट सिंह कॉलेज में नियुक्त हुए। राज्यसभा के सदस्य के रूप में दिनकर कब मनोनीत हुए? 1952 ईस्वी में। पद्म भूषण की सम्मानोपाधि दिनकर जी को कब प्राप्त हुई? 1959 ईस्वी में। ऑप्शन सी हो जाएगा, 1959 ईस्वी में। भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति दिनकर जी कब हुए? 1963 से 1965 ईस्वी में। दिनकर की काव्य यात्रा शुरू हुई छायावाद और प्रगतिवाद दोनों के संधिकालीन के रूप में। दिनकर जी की कविताओं में विद्यमान है, तो दिनकर जी की कविताओं में छायावादी कोमलता, छायावादी स्वच्छंदता, प्रगतिवाद का कठोर विद्रोह, ये सभी है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें सभी। दिनकर जी की प्रारंभिक कविताएं किस पत्रिका में छपती थी? प्रारंभिक कविताएं जो है छात्र सहोदर में छपती थी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, छात्र सहोदर। दिनकर जी की प्रथम काव्य कृति है विजय संदेश। प्राणभंग प्रकाशित हुआ जब दिनकर जी मैट्रिक कर चुके थे।
दिनकर जी की सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य कृति है, दिनकर जी की सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य कृति कुरुक्षेत्र है। ऑप्शन सी हो जाएगा कुरुक्षेत्र। प्राणभंग काव्य प्रकाशित हुआ 1929 ईस्वी में। रेणुका काव्य का प्रकाशन हुआ 1935 ईस्वी में। दिनकर जी के प्रारंभिक गीतों का पुस्तक रूप में प्रकाशन हुआ, दिनकर जी के प्रारंभिक गीतों का पुस्तक रूप में कब प्रकाशन हुआ? 1928 ईस्वी में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी में। दिनकर जी का कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य का प्रकाशन कब हुआ? तो कुरुक्षेत्र का प्रकाशन 1946 ईस्वी में हुआ। कामाध्यात्मक सृजन प्रयास दिनकर जी की किस कृति के द्वारा हुआ है? उर्वशी के द्वारा। दिनकर जी रचित रश्मिरथी है, तो रश्मिरथी क्या है? खंड काव्य है। रश्मिरथी काव्य का नायक है कर्ण। रश्मिरथी में कर्ण का चरित्रोद्घाटन हुआ है आधुनिक संदर्भ में। रश्मिरथी काव्य के नामकरण का आधार है कर्ण का तेजपूर्ण चरित्र। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, रश्मिरथी काव्य में दिनकर जी का उद्देश्य रहा है अन्याय का स्वरूप विवेचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रश्मिरथी काव्य में कर्ण प्रस्तुत हुआ है स्वनिर्मित व्यक्ति के रूप में। रश्मिरथी काव्य में कितने सर्गों की योजना हुई है? ये रश्मिरथी काव्य में जो है कितने सर्गों की योजना हुई है? तो इसमें टोटल 7 सर्गों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रश्मिरथी काव्य की कथा का आरंभ कहाँ से हुआ है? युद्ध कौशल हेतु रंगभूमि में कौरव पांडव की उपस्थिति से। रश्मिरथी काव्य में श्री कृष्ण का चरित्र उद्घाटित हुआ है अलौकिक रूप में। कर्ण और परशुराम का संवाद रश्मिरथी काव्य के किस सर्ग में हुआ है? द्वितीय सर्ग में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रश्मिरथी काव्य के पंचम सर्ग में किन दो के मध्य संवाद हुआ है? तो पंचम सर्ग में कर्ण और कुंती के बीच संवाद हुआ है। रश्मिरथी काव्य की कथा का अंत किनके मध्य हुए संवाद से होता है? युधिष्ठिर और कृष्ण के संवाद से। रश्मिरथी क्या है? तो रश्मिरथी जो है ये एक काव्य है। रामधारी सिंह दिनकर किस काव्यधारा के अंतर्गत मान्य है? छायावाद और प्रगतिवाद के बीच के। रामधारी सिंह दिनकर ने बीए ऑनर्स कब किया? 1932 ईस्वी में बीए ऑनर्स किया इतिहास से। कुरुक्षेत्र दिनकर जी का क्या है? काव्य। हुंकार क्या है? तो हुंकार जो है ये भी काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बापू दिनकर जी का क्या है? तो ये भी काव्य है। उर्वशी दिनकर जी का क्या है? काव्य है। परशुराम की प्रतीक्षा क्या है? ये भी काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, रश्मिरथी काव्य की कथा कितने अंकों में विभाजित है? 7 अंकों में। रश्मिरथी काव्य का केंद्रीय पात्र कौन है? तो इसका केंद्रीय पात्र जो है कर्ण है। ऑप्शन डी हो जाएगा कर्ण। कर्ण की माता कौन थी? कर्ण की माता कुंती थी। महाराज पांडु की कितनी पत्नियां थीं? महाराज पांडु की 2 पत्नियां थीं। देवव्रत का दूसरा नाम क्या था? देवव्रत का दूसरा नाम भीष्म था। राजा धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? तो राजा धृतराष्ट्र के टोटल 100 पुत्र थे। ऑप्शन डी हो जाएगा 100। कर्ण से भरी सभा में जाति किनके द्वारा पूछी गई? कृपाचारी के द्वारा। रश्मिरथी के दूसरे सर्ग में किनका संवाद हुआ है? तो रश्मिरथी के दूसरे सर्ग में कर्ण और परशुराम जी का संवाद हुआ है। रश्मिरथी काव्य के चतुर्थ सर्ग में किनका संवाद है? चतुर्थ सर्ग में कर्ण और इंद्र का संवाद है। कर्ण और कुंती का संवाद रश्मिरथी के किस सर्ग में हुआ है? रश्मिरथी के पंचम सर्ग में। दोस्तों इस वीडियो में डिटेल में इसलिए नहीं बताया जा रहा है क्योंकि ये रेखा गेस पेपर का प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। 2 से 3 वीडियो में इसमें जितना क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। एग्जाम में इसी सबसे क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
घटोत्कच वध की कथा रश्मिरथी के किस सर्ग में आई है? तो रश्मिरथी के षष्ठम सर्ग में आई है। एकअग्नि का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? कर्ण के द्वारा किया जाता है एकअग्नि का प्रयोग। कर्ण की मृत्यु रश्मिरथी के किस सर्ग में होती है? षष्ठम सर्ग में। रश्मिरथी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो कर्ण के लिए। रश्मिरथी शब्द जो है ये कर्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। दिनकर किस कालखंड के कवि हैं? दिनकर आधुनिक कालखंड के कवि हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, आधुनिक। दिनकर का जन्म किस प्रांत में हुआ था? बिहार प्रांत में। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में बिहार के बेगूसराय जिला के सिमरिया गांव में हुआ था। दिनकर की काव्य कृति नहीं है, तो उर्वशी ये है। उर्वशी जो है दिनकर की काव्य कृति है। कुरुक्षेत्र भी, हुंकार भी, लेकिन साकेत जो है ये दिनकर की काव्य कृति नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, साकेत। सूत पुत्र कौन है? कर्ण। कर्ण किसका शिष्य है? कर्ण जो है परशुराम का शिष्य है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कर्ण के गुरु परशुराम थे, जो अपना तपस्वी जीवन महेंद्रगिरी पर्वत पर व्यतीत कर रहे थे। कर्ण और परशुराम का संवाद रश्मिरथी काव्य के किस सर्ग में हुआ है? द्वितीय सर्ग में। रश्मिरथी का अर्थ होता है किरणों के रथवाला। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। रश्मिरथी का अर्थ होता है किरणों के रथवाला। कर्ण के गुरु किस पर्वत पर रहते थे? महेंद्रगिरी पर्वत पर। और कर्ण के गुरु कौन थे? परशुराम, जो अपना तपस्वी जीवन महेंद्रगिरी पर्वत पर व्यतीत कर रहे थे। रश्मिरथी के एक पात्र का नाम लिखें। कुंती। कर्ण को इंद्र से कौन सा अस्त्र प्राप्त हुआ था? एकअग्नि प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए। कर्ण के सारथी का क्या नाम था? शल्य। कर्ण के सारथी का नाम शल्य था। ऑप्शन ए होगा। शीतल, वीरल एवं कानन डैश किस सर्ग से रश्मिरथी में प्रारंभ होता है? द्वितीय सर्ग से। रश्मिरथी का नायक कर्ण कहाँ का राजा था? अंग देश का। कर्ण का उल्लेख किस काल से है? कर्ण का उल्लेख जो है द्वापर काल से है। रथ सजा भेड़िया धधक उठी डैश यह पंक्ति रश्मिरथी के किस सर्ग की है? षष्ठम सर्ग की। मानव जड़ जोर लगाता है। मानव जब जोर लगाता है यह वाक्यांश रश्मिरथी के किस सर्ग का है? तृतीय सर्ग का। कर्ण का परम मित्र कौन था? दुर्योधन। जाति जाति रटते किस सर्ग की पंक्ति है? प्रथम सर्ग की पंक्ति है। कर्ण की पालन करने वाली माता का क्या नाम था? राधा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राधा। नेक्स्ट क्वेश्चन। महाभारत के युद्ध में कर्ण किस तरफ से युद्ध लड़ा था? तो महाभारत के युद्ध में कर्ण कौरव के तरफ से युद्ध लड़ा था। बेटा धरती पर बड़ी दीन है नारी किस सर्ग की पंक्ति है? तो ये पंचम सर्ग की पंक्ति है। माद्री कौन थी? माद्री शल्य की बहन थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों इससे पहले पिछले वाले वीडियो में ऑनर्स पेपर जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स इस सब का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके अपने ऑनर्स पेपर का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा। शल्य किसके मामा थे? नकुल और सहदेव के। कर्ण कृष्ण संवाद रश्मिरथी के किस सर्ग में है? तृतीय सर्ग में। कर्ण को पांडव की तरफ से युद्ध करने के लिए किसने आमंत्रित किया? कृष्ण। कर्ण ने इंद्र की दी हुई शक्ति का प्रयोग किस पर किया? घटोत्कच पर। कर्ण ने इंद्र की दी हुई शक्ति किसके लिए बचा रखी थी? अर्जुन के लिए। ये 4 फूल हैं डैश किनके संदर्भ में हैं? युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव। घटोत्कच की माँ का क्या नाम था? हिडिंबा। कर्ण की मृत्यु का कारण था? साप।
कर्ण की मृत्यु का कारण श्राप था। दानवीर किसे कहा गया है? कर्ण को। कर्ण के पिता का क्या नाम था? अधिरथ। कर्ण किस देवता के अंश से था? सूर्य। रश्मिरथी किस ग्रंथ का उपजीव्य ग्रंथ है? महाभारत। वह कौन सा वीर था जिसकी मृत्यु पर पांडव रोए थे और कृष्ण हंसे? घटोत्कच की मृत्यु पर ऑप्शन ए होगा घटोत्कच। तू नहीं सूत का पुत्र राजवंशी है। रश्मिरथी में यह किसका कथन है? कुंती का कथन है। ऑप्शन ए हो जाएगा कुंती का कथन है। तो ये कथन किसका? कुंती का है। तो दोस्तों आज की वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने देता हूं, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। ऐसे ही 2 से 3 वीडियो में जितना क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। एग्जाम में इसी से क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि मिथिला यूनिवर्सिटी ज़्यादा बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है या किसी क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक गलती हो गया है तो आप कमेंट करके बताइए, ताकि नेक्स्ट टाइम से सुधार किया जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच गया है उसके साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।